नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जाने माने पत्रकार हैं अभय दुबे जी। मैं उनके साथ रोज शो करता हूं। आप एबीपी चैनल पे और तमाम जगह उनको देखते सुनते रहते हैं। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने 5वें चरण के बाद उनसे जानने चाहा कि आखिर देश में चुनाव की स्थिति क्या बन रही है। मैंने उनसे जानना चाहा कि संघ का प्लान क्या है। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसके बाद क्या संघ अब कोई नई रणनीति बना रहा है? क्या नितिन गडकरी के चेहरे को आगे किया जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ने वाली है? मैंने उनसे जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त की संभावना देख रही थी, उसे इतना झटका क्यों लगा है और क्या होगा यूपी और महाराष्ट्र में। ऐसे तमाम सवाल मैंने अभय दुबे जी के साथ किए हैं। बहुत अच्छी बातचीत है। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी राय बताएंगे, चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी। 5वां चरण भी निबट गया, चुनाव लगभग खत्म होने को आ गया भारत में। आपको क्या लग रहा है कि अब क्या संदेह लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है कि क्या कोई पूर्णकालिक सरकार आपको बनती हुई नजर आ रही है, या ये माना जाए कि देश अब एक त्रिशंकु लोकसभा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? आपका क्या मानना है? संजय जी, आपको तो मालूम है कि मेरा विश्लेषण क्या है इसमें। मैंने तो काफी इस 5वें चरण से काफी पहले ही 4 PM पर एक वीडियो डाला था, जिस वीडियो को 13 लाख या 15 लाख लोगों ने करीब देखा। उसमें तो मेरा कहना यही था कि भाई देश जो है वो त्रिशंकु लोकसभा की तरफ देख रहा है। इस वक्त भी मैं अपने उस विश्लेषण के ऊपर कायम हूं कि त्रिशंकु किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होगा। बहुमत प्राप्त करने के लिए काफी प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन मिलाने पड़ेंगे। कभी भाजपा को क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता पड़ेगी, और इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाना चाहेगा तो उसको भी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की जरूरत तो पड़ेगी ही, और उसके बाहर भी अगर कुछ समर्थन मिलने की जरूरत पड़ी तो वो भी मिल सकती है। त्रिशंकु लोकसभा का तो मतलब यही हुआ, और ये होने के लिए जा रहा है क्योंकि देश में इस वक्त जो चुनाव की स्थिति है और मतदाताओं में सरकार के प्रति जो एक तरह का क्षोभ है, इस क्षोभ को तरह तरह से मतदाता व्यक्त कर रहे हैं। मैंने तो देखिए, मैंने 1984 का भी चुनाव देखा है। 1984 के चुनाव में तो एक तरफा हुआ था, कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। और 1984 के चुनाव के बाद में 1989 के चुनाव के बाद से लगातार पूरे 90 के दशक में गठजोड़ सरकारें बनती रही, एक के बाद एक गठजोड़ सरकारें बनी। कई प्रधानमंत्री इस दौर में आए, तो उन चुनावों में पता नहीं चलता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कांग्रेस तब भी बहुत ताकतवर पार्टी थी, भाजपा उभरती हुई पार्टी थी, है, तो वो पता नहीं चलता था। और बाद में एक गठजोड़ सरकार बनती थी, कभी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती थी, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए की सरकार बनती थी। उसके बाद में जो 2004 का चुनाव हुआ, उसमें भी कुछ साफ तौर पे नहीं दिख रहा था। भाजपा के अपने दावे थे, लेकिन भाजपा चुनाव हार गई। लेकिन भाजपा चुनाव हारेगी इस तरह कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे थे उसके। यही संकेत थे कि भाजपा चुनाव जीतेगी, लेकिन भाजपा चुनाव हार गई। और 2009 में जरूर एक चुनाव ऐसा था जब ये लग रहा था कि कांग्रेस ही आ रही है सत्ता में, एक गठजोड़ सरकार की मुखिया के तौर पर कांग्रेस सत्ता में आ रही है। 2014 में कोई संदेह नहीं था, कांग्रेस का हारना बिल्कुल तय था। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे थी। ये कहीं से नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार सकती है। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उससे हमदर्दी रखने वाले भी ये मानते हैं कि ये सरकार जा रही है। मैं आपको बताऊं, कल शाम की बात है, कल शाम जब मैं एबीपी दफ्तर में घुस रहा था तो बाहर जो एक इलेक्ट्रॉनिक बैरिकेड लगा रहता है, इसमें कार्ड लगाने के बाद ही खुलता है और उसके अंदर लोग जा पाते हैं, तो वहां पर जो गार्ड था, वो गार्ड मुरैना का रहने वाला था। उस बाद में उसने बताया, तो उस वक्त और कोई नहीं था, शाम की बात थी, ऑफिस के अन्य लोग जा चुके थे, मैं अकेला ही उसको क्रॉस कर रहा था उसको। तो जब मैं क्रॉस करने लगा तो पूछा कि सर किसकी सरकार बन रही है? तो मैंने कहा कि ये तो आप तय करेंगे किसकी सरकार बन रही है। तो पहले बोला कि साहब बीजेपी के 400 पार चली जाएगी। हमें नहीं, 400 पार बिल्कुल नहीं जाएगी बीजेपी। हमने क्या बहस तो इस बात की है कि बीजेपी को 272 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं मैंने लिफ्ट की तरफ जा रहा था, तो उसने कहा साहब ये सरकार जा रही है।
तो हमने कहा क्यों जा रही है? बहुत बेरोजगारी है, बहुत दिक्कत है, ये सरकार जा रही है। अच्छा, अब स्थिति यह है कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वाभाविक एक तरह की हमदर्दी रखते हैं, वो लोग जब दौरा करने के लिए निकलते हैं, तमाम इधर उधर जाते हैं और टैक्सी ड्राइवरों से पूछते हैं, गांव देहात में जाते हैं, चाय ढाबों पे बैठे हुए लोगों से पूछते हैं, वहां लोग जो बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं उन लोगों से पूछते हैं। एक अखबार सवेरे शाम तक 100 आदमी पढ़ता है वहां पर। तो उनको सबको इस बात का इनपुट मिलता है कि ये लोग सरकार से खुश नहीं है। अच्छा, अब इसका नतीजा ये कैसे निकाला जा सकता? ठीक है, लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लोग सरकार को गाली नहीं दे रहे हैं, लोग मोदी के पोस्टर पर थूक नहीं रहे हैं, ये सब सही, ये बात सही है। लेकिन इसका नतीजा ये कैसे निकाला जा सकता है कि लोग खुश नहीं है फिर भी सारे के सारे लोग सरकार को वोट दे दें? हो सकता है उसमें बहुत सारे लोगों की नाराजगी एक पैसिव होती है, निष्क्रिय किस्म की होती है। वो अंततः जो पहले से सत्ता में है उसको वोट दे आते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज बड़े पैमाने पर मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पक रहा है जो कि चुनाव नतीजों में जरूर दिखाई पड़ेगा। ये स्थिति इस वक्त इस देश में है और ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। चुनाव में ऊपर से कुछ ना दिखना, लेकिन अंदर इतना पकना उसका कि आखिर तक आते आते साफ तौर पर दिखने लगे। अब आप ऐसे ही देखिए, नया कितने लोग ये कह रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी कम से कम 1 लाख वोटों से हार जाएंगे। हाँ, मुझसे भी आज वहाँ अमेठी के 3 लोगों का फोन आया। एक कांग्रेस के नेता मुझसे शर्त लगाने को तैयार थे कि आप शर्त लगा लीजिए 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगी। तो मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी हार। हम पूछे भाई किस आधार पे आप कह रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो भाजपा के हमदर्द लोग हैं वो भी कहते हैं कि चुनाव से पहले जब उन्होंने अमेठी का दौरा किया था तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में स्मृति ईरानी के प्रति बहुत नाराजगी थी। कार्यकर्ताओं में, जनता में नहीं, कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी थी। अच्छा, अब लोग एक तर्क ये देते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेठी का दौरा करने क्यों नहीं गए? सही बात है। नरेंद्र मोदी 2014 में भी गए थे, नरेंद्र मोदी 2019 में भी गए थे। कुछ लोगों का कहना है नरेंद्र मोदी उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाते जहां उन्हें पहले से पता हो कि निर्वाचन क्षेत्र हाथ से जाने वाला है। जैसे नरेंद्र मोदी आज तक छिंदवाड़ा का दौरा करने नहीं गए, मध्य प्रदेश। कभी नहीं आपने सुना होगा उन्होंने छिंदवाड़ा में कोई अगल बगल कहीं मीटिंग कराई होंगे, छिंदवाड़ा मीटिंग करने नहीं जाते। तो या तो वो तय कर लेते हैं कि इसको कांग्रेस को हम निर्वाचन क्षेत्र गिफ्ट कर देते हैं, या तो उन्होंने तय कर लिया है कि अमेठी जो है वो कांग्रेस को गिफ्ट कर दिया जाए, या उन्हें इस बात की पक्की खबर है कि हमारी बंदी जो है बड़ी अलोकप्रिय है वहां पर, ये नहीं चुनाव जीतने वाली। और राहुल गांधी से हारना, प्रियंका गांधी से हारना तो दूर की बात है, वो किशोरी लाल जी शर्मा से ही चुनाव हारी जा रही है। और भाजपा के लोग किशोरी लाल शर्मा को बहुत वो कहते थे कि गांधी परिवार का नौकर, करण उनका पीए। अब अगर हारती हैं तो फिर अब तो किस मुंह से कहेंगे कि आप किसी भी बंदे से बात कर लीजिए जिसको राजनीति की जरा भी समझ है, जो अपने आप को राजनीतिक समीक्षक कहता है, चाहे किसी छोटे चैनल पे आता हो, बड़े चैनल पे आता हो, अखबार में 2 लाइनें लिखता हो, सोशल मीडिया का कोई अपना प्लेटफॉर्म चलाता हो या दूसरों के प्लेटफॉर्म पे आके बोलता हो, किसी से भी बात कर लीजिए, उसके सामने एक सिनारियो रखिए कि भाई अमेठी में स्मृति ईरानी 1 लाख से कम वोटों से नहीं चुनाव हारेंगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की 200 सीटें नहीं आएंगी, इसका यही मतलब है। सही, बिल्कुल सही बात है। या तो ऐसा हो नहीं रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो भाजपा की सारे हिंदुस्तान में 200 सीटें नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो इतना मजबूत था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर अभी सुकेश जी जो हैं, जो न्यूज 24 के हैं, आप उन्हें जानते होंगे, वो भी तो गए थे सब जगह और बड़े बड़े पत्रकारों से मिले। उसमें सुनीता एरन और कई वरिष्ठ पत्रकार वगैरह थे, उन लोगों के बीच में एक तरह का कार्यक्रम भी हुआ है। उसमें ऐसा कोई नहीं जिसने कहा होगा कि 25-30 से कम विपक्ष जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश 25-30 से कम विपक्ष जीतने नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो इसका मतलब है दूसरे प्रदेशों में भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश जो कि भाजपा के लिए बड़ी पुख्ता जगह है, मध्य प्रदेश जहां इतने साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बन गई, वहां भी लोग कह रहे हैं कि वहां कम से कम बीजेपी 3 या 4 सीटें हार जाएगी मध्य प्रदेश में। और मैं तो ये मानता हूं कि कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल,
ये 4 प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से नीचे ले आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो उसके बाद जो जगह चीज जो डाउन होती हैं वो अतिरिक्त सीटें। तो ये माना जाए कि अगली सरकार की चाबी चंद्रबाबू नायडू, जगन, पटनायक, नीतीश इनके हाथ में होगी। नहीं, नीतीश तो एनडीए में ही है, लेकिन नीतीश के पास ज्यादा सीटें वीटें नहीं होंगी, कुछ भी उनके हाथ में चाबी नहीं होगी। उनके हाथ में तो वो अपनी राजनीतिक जिंदगी के आखिरी दौर का दस्तावेज पढ़ रहे होंगे, तो उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। जगन और चंद्रबाबू, हाँ, बीजू जनता दल के हाथ में होगा, चंद्रबाबू के हाथ में होगा, जगन मोहन के हाथ में भी होगा। जगन मोहन भी सीटें जीतेंगे, चंद्रबाबू भी सीटें जीतेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक को निल मिले और एक कोई सारी मिल जाए सीटें, उनके हाथ में होगा। चंद्रशेखर राव कुछ सीटें जीतेंगे, उनके हाथ में होगा। इन सब लोगों के हाथ में होगा। तो वो मान लो बीजेपी की कुछ पार्टनर हैं तमिलनाडु में, 1, 2, 3 सीटें कहीं जीत सकते हैं, वो उनके हाथ में होगा। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुल मिलाकर कितनी होती हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की 245 से 50 के बीच में सीटें उन्हें मिली तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ के जाने वाले आदमी नहीं है। तो उनको राजीव गांधी मत मानिए, जिनको 100 कितनी 93 सीटें मिली थी, उन्होंने कहा था हम सरकार नहीं बना सकते। ये नहीं काम करेंगे नरेंद्र मोदी। हाँ, अगर उनकी सीटें 210, 220, 215 की स्थिति में पहुंच गई, तब फिर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी बागडोर पूरी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में चली जाएगी। और इसीलिए इसी का एक अंदाजा लगाने के लिए अभी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि संघ लगातार इसका अंदाजा लगा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में इंटरेक्शन भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। किस तरह का? मेरी जानकारी के मुताबिक इस महीने की शायद 11 तारीख को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में और संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक बैठक हुई थी, जो काफी लंबी चली जो है। इसमें उन लोगों ने तफसील से भाजपा वालों से पूछा कि आपका चुनाव कैसा चल रहा है, आप कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे सीटें वगैरह वगैरह। और भाजपा वालों ने अपनी तरफ से उन्हें बताया कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है। तो ये क्योंकि ये संघ, इसका एक और मतलब निकलता है कि संघ का सीधे सीधे चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर संघ का चुनाव से ताल्लुक होता तो फिर वो भाजपा से इतना पूछने की जरूरत नहीं होती उसको। वो अपने चैनल से पता लगा लेता कि भाई हालात क्या है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ संघ की इकाइयां ना हो, शाखाएं नहीं लगती हो, यहाँ संघ के लोग ना हो, तो वो लेकिन इसका मतलब है कि भाजपा ने संघ को इस बार चुनाव में ज्यादा लिफ्ट नहीं दी, ज्यादा मतलब चुनाव में शामिल नहीं किया है संघ को। ये स्थिति है। तो ये तमाम स्थितियां बहुत दिलचस्प एक नए तरह की बात बताती हैं। देखिए, 2014 चुनाव में संघ ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। शायद तभी नड्डा जी का बयान भी आया होगा कि संघ की अब जरूरत नहीं है, बड़ा खतरनाक बयान भाग लिया था। और संघ उस वक्त तक ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना हमारी जिम्मेदारी है और भाजपा सरकार कैसी चलेगी ये देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए 2014 की जीत के एक साल बाद 2015 में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत ने दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार का एक मध्यांचल नाम का भवन है, उसमें एक बैठक आयोजित की। बैठक 3 दिन तक चली, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार का हर मंत्री अपने काम की फाइलें लेकर उनसे मिले और बातचीत करे हमसे। मोदी जी ने बहुत आनाकानी की, लेकिन उन पर दबाव पड़ा तो एक एक करके मंत्री आए। 3 दिन तक चली बैठक ये, एक करके मंत्री आए और वहां पर संघ के 15 संगठनों के मुखिया बैठे हुए थे। वो सब उस मंत्री से जवाब सवाल करते थे। खुद मोदी जी को भी फाइल लेके आना पड़ा वहां पर। ये तो बहुत बड़ी खबर है। मैं बता रहा हूँ आपको, 2015 में तो मोदी जी बहुत खिसियाए इस बात को। उन्होंने क्या किया, अगली बार नहीं आऊंगा चाहे कुछ। उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे संघ को काटना शुरू किया और अब उसके बाद दोबारा ऐसी बैठक नहीं हुई। तो 2014 में संघ की बहुत जबरदस्त भागीदारी थी। एक सीमा तक 2019 में भी संघ की भागीदारी रही। इस चुनाव में संघ की कोई भागीदारी नहीं है।
ये बात भाजपा के पक्ष में जाती है, विपक्ष में जाती है, इसका अंदाज खुला हुआ है, कोई भी इसका अंदाज लगा सकता है इसका मतलब क्या है। ठीक बात है। इस बीच में ना लोग ये कह रहे थे कि चुनाव बड़ा हल्का हो गया, बिल्कुल उसमें लहर ही नहीं है। तो मैं ये देखना चाहता था कि चुनाव में बीच में लहर है या नहीं है, और मैं ये भी देखना चाहता था कि दो नेताओं के बीच में जब गठबंधन होता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो मैं अखिलेश यादव के साथ फूलपुर गया था, उनके साथ हेलीकॉप्टर में गया था। तो वो जो हेलीकॉप्टर लैंड होने को था, लैंड हो नहीं पाया था, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने कहा भीड़ देख के कि आज ये भीड़ इतनी खुश दिखाई दे रही है कि इस तरह बैरिकेडिंग तोड़ देगी। तो वाकई में भीड़ अपने नेता को देखने के लिए इतना करीब थी, बैरिकेडिंग तोड़ के हेलीकॉप्टर तक आ गई। तो मंच पे गए तो खुशी के नारे लगाते हुए मंच तक आ गए। राहुल गांधी आ गए तो और जोश बढ़ गया। तो मैंने देखा कि दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, राहुल के और अखिलेश के बीच में। इससे पहले 2019 के चुनाव में मैंने एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ एक चुनावी दौरा किया था। तो जब हमारा हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां पे दो जो सेफ हाउस बनाए जाते हैं या चाय पानी फ्रेश होने के लिए, एक में अखिलेश चले गए, 10 मिनट मायावती आई, वो अपने में चली गई। दोनों नेताओं के बीच में कोई कॉम्बिनेशन बातचीत नहीं थी। जब स्टेज पे 5-7 मिनट बाद हाथ मुंह धो लिया, स्टेज पे जाने की बात आई तो सतीश मिश्रा आए कि स्टेज पे चलिए। तो मायावती और अखिलेश यादव दोनों सीढ़ियों पे ही मिले एक दूसरे से। गठबंधन था, लेकिन ये नहीं अगर आए हैं तो बैठ के दोनों पहले 5-10 मिनट बातचीत करें कि भाई क्या बोलना है। इसका मतलब कि उस गठबंधन में कोई औपचारिकता थी। इसके विपरीत जो राहुल गांधी के संग कल बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी दोनों की आपसी सहमति दिख रही थी, वो बहुत ज्यादा दिख रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब एक तरफ कहा जा रहा था कि उत्साह नहीं है चुनाव में, हम देख रहे थे मोदी जी की रैली में मोदी मोदी वो जो नारे लगते थे वो नारे गायब हो गए हैं, और हर जगह हर आदमी कह रहा है चुनाव बड़ा डर लगा है। ऐसे में जो फूलपुर की कल उसके वीडियो दिन भर वायरल हुए हैं, जो भीड़ थी, भीड़ का जो जोश था, जो उमंग थी, मतलब इतनी खुशी थी, इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है चुनाव में? फिर ये चुनाव तो ठंडा नहीं है इसका मतलब। नहीं, चुनाव ठंडा किस लिहाज, चुनाव ठंडा जब कहा जा रहा था, इस लिहाज से कहा जा रहा था कि इसके अंदर कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा की घटना के कारण एक जज्बाती आवेश पैदा हुआ था, वो जज्बाती आवेश नहीं है। या 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक भावना थी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, उस तरह का भावना नहीं है। चुनाव में गर्मी है, चुनाव में सरकार के खिलाफ गर्मी है। लोग जो भी बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। हमने तो आज तक कोई सुना ही नहीं कोई विपक्ष के खिलाफ पब्लिक बोल रही हो। भाई पूरा आप देखिए ना, ये जितना भी हो रहा है विपक्ष के खिलाफ पब्लिक बोल रही हो, कभी सुना आपने? नहीं। जो बोल रहा है वो सरकार के खिलाफ ही बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने लोग बोल रहे हैं वो सब जाकर मोदी के खिलाफ वोट दे आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि आमतौर पर कई बार नाराजगी बड़ी पैसिव किस्म की होती है, निष्क्रिय किस्म की होती है। लोग नाराज होते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। और यथास्थिति जो है, यानी स्टेटस को है, मौजूदा सरकार है, उसको पलटने के लिए एक मजबूत निर्णय की जरूरत होती है वोटर द्वारा। अगर उस तरह का निर्णय लोगों ने ले लिया तो भाजपा की 150 सीटें नहीं आएंगी। फिर तो खेल खत्म, पैसा हजम, भारत माता की जय, वो तो पूरा हो गया खत्म। लेकिन अगर लोगों में जितने लोग नाराज हैं उसमें से अगर 50% लोग, 50% लोग भी इस सरकार के खिलाफ वोट दे देते हैं तो मोदी जी बहुमत से काफी दूर चले जाएंगे। ये स्थिति है। और दूसरे एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये सब कुछ जो हो रहा है पूरा का पूरा, ये बार बार मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है कि हम संघ के साथ जो बैठक हुई उसमें भी इन लोगों ने दावा किया कि हम 325 सीटें ले आएंगे कम से कम। इनका दावा ये था कि 325 से एक भी सीट कम नहीं होगी। तो मोहन भागवत ने, दत्तात्रेय होसबोले ने जो उस मीटिंग में शामिल थे, उनकी बात सुन ली। मतलब मान लिया कि 325 सीट आ जाएंगी। हाँ, उनका कहना है कि 325 से एक भी सीट कम नहीं आएगी, ये उनका दावा है। क्या लग रहा है ये किस आधार पे दावा किया होगा उन्होंने संघ के सामने कि 325? उनको आधार की क्या जरूरत है दावा करने के लिए? कमाल हो गया। क्या उनको दावा करने के लिए भी आधार की जरूरत होती है क्या? वो संघ के प्रमुख ये पूछते, बताओ कौन सी सीट हार रहे हो, कौन सी जीत रहे हैं, इसमें गैप क्या रहेगा, इसमें गैप क्या रहेगा, या दूसरे नंबर पे रहोगे, तीसरे नंबर पे रहोगे, किस प्रदेश में ज्यादा जीतोगे, किस प्रदेश में? तो इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसी बातचीत थोड़ी ना होती है। दावा करने के लिए आधार की क्या आवश्यकता है? आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में
स्वामीनाथन अय्यर लिखते हैं हर रविवार को, तो उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा था कि वो अखिलेश की एक मीटिंग में गए विधानसभा चुनाव के दौरान। अखिलेश की एक मीटिंग में गए और वहां पे इतना जबरदस्त अखिलेश के समर्थक जोश में थे और वो बैरिकेड तोड़ के मंच की तरफ झपटे अखिलेश के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो स्वामीनाथन अय्यर ने लिखा था कि मुझे लगा कि हम लोगों को कुचल के, हम लोग इस भगदड़ में कुचल के, पत्रकार पूरे पूरे कुचल जाएंगे इस भगदड़ में। ये सब उन्होंने लिखा था उसमें अपने लेख में। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि अखिलेश के समर्थक बहुत जोश में है और वो बहुत उत्साह में, उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अखिलेश चुनाव नहीं जीते, लेकिन आप बताइए वोट कितना ज्यादा मिला उन्हें? हाँ, अब तक का सबसे ज्यादा वोट मिला था उनको। ज्यादा वोट मिला, सीटें भी बहुत अच्छी मिली। अब आप कल्पना कीजिए कि विधानसभा का वो नतीजा लोकसभा में रिपीट हो जाए, है? तो आप समझ लो बीजेपी कम से कम 35 सीट हार जाएगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप सोचिए अगर विधानसभा का वो नतीजा रिपीट हो जाए तो बीजेपी कितनी सीट हार जाएगी? 30-35 सीट हार जाएगी, एकदम 30-35 सीट हार जाएगी। तो ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त माहौल वहां पर देखिए, अखिलेश जी ने क्या किया है। अखिलेश जी ने पिछली बार ये किया था विधानसभा में कि नेताओं को जोड़ा था, उसके जरिए उन्होंने पिछड़े वर्ग की एकता बनाई थी। इस बार नेताओं को भगा दिए उन्होंने, सब बीजेपी में चले गए वो। इस बार उन्होंने टिकट इस तरीके से बांटे हैं कि पिछड़े वर्ग की एकता बने, दलित वर्ग की एकता बने, कुर्मियों को उन्होंने टिकट दिए हैं, सबसे ज्यादा सैनियों को टिकट दिए हैं, कुशवाहों को टिकट दिए हैं। तो पिछड़े वर्ग की एकता बना रहे हैं वो। उसका फायदा जो उन्होंने पीडीए किया है, वो पीडीए को टिकट के जरिए उन्होंने जमीन पर स्थापित किया, उसका लाभ उनको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको जब उत्तर प्रदेश की बात लग रही है तो मोटा मोटा आपको लग क्या रहा है उत्तर प्रदेश में कितना एनडीए और कितना एनडीए गठबंधन? मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष भाजपा से 30 सीटें छीन लेता है, 30 या 35 सीटें छीन लेता है, तो सारे देश में भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्मली चुनाव हार जाएगी। आपको लगता है 30 सीटें जीत लेगा उत्तर प्रदेश में विपक्ष? अगर नहीं जीता उत्तर प्रदेश विपक्ष में तो आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से नहीं रोक पाएंगे। मान लीजिए अगर 20 सीटें 25 सीटें तक रहता है विपक्ष, 20-25 सीटें भी बहुत अच्छा परिणाम है, लेकिन अगर वास्तव में बहुमत से नीचे घसीटना चाहते हैं तो ये इतना करना पड़ेगा। ठीक बात है। हाँ, 20 सीटों में परेशानी होगी, लेकिन 250 तक फिर बीजेपी आ सकती है, लोग ऐसा मान रहे हैं। जी जी। अच्छा, स्मृति ईरानी अगर अमेठी से हार गई तो स्मृति ईरानी का भविष्य क्या होगा? स्मृति ईरानी का भविष्य तो तभी तक है जब तक मोदी जी सत्ता बने रहेंगे। मोदी जी, स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी फिर भी उन्हें मंत्री बना देंगे उन्हें। भाई 2014 में तो उन्हें मंत्री बनाया गया था, तो 2014 में कौन सा चुनाव जीती थी? फिर इतिहास दोहराएगा, इतिहास फिर दोहराएगा। हाँ, वो तो उनको फिर भी मंत्री बना देंगे। वो आपके अरुण जेटली हार गए चुनाव, फिर भी उनको मंत्री बना दिया था। अच्छा, अगर 250 तक सीटें आती हैं, मोदी जी भले प्रधानमंत्री बन जाए फिर उस स्थिति में, लेकिन जो ऑरा है प्रधानमंत्री जी का कि गडकरी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर एक नीची नाक मोदी जी, नीची नाक का प्रधानमंत्री, नीची नाक का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि अगर 250 तक भी रहेंगी तब भी राहत नहीं होगी, मोदी जी के लिए परेशानी है ही है फिर भी। देखिए 250 का क्या मतलब हुआ? 250 का मतलब हुआ कि मोदी जी को कम से कम 20 से 25 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और आरामदेह बहुमत के लिए कम से कम 30-40 सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए मोदी आरामदेह बहुमत के लिए, यानी करीब 280 के करीब सीटें चाहिए। तो उसमें कुछ इनके एनडीए के साथी भी कुछ कहीं जीतेंगे, एक तो वो सीटें हो जाएंगी। दूसरे जिन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में इनका गठजोड़ होगा वो फिर एक अच्छा मंत्रालय मांगेंगे, उस मंत्रालय में फिर वो मोदी जी के बिना किसी हस्तक्षेप के या पीएमओ के बिना किसी हस्तक्षेप के वो चलेंगे। उसके बाद तो परिस्थिति बदल जाएगी। उसके बाद मोदी जी को फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हस्तक्षेप उनकी सरकार में बढ़ जाएगा, कई तरह की चीजें बढ़ जाएंगी। आप ये देखिए कि बहुत से लोग भूल गए हैं ऑर्गेनाइजर का वो संपादकीय है। आपको याद आया ऑर्गेनाइजर ने एक संपादकीय कहा था कि मोदी और राम मंदिर जिता नहीं सकते मोदी का चेहरा। बिल्कुल ठीक है, बहुत पहले कह दिया था उन्होंने। अच्छा, उसमें से कौन सी बात गलत साबित हो रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना राम मंदिर मुद्दा है ना मोदी का चेहरा है, कोई बात गलत साबित नहीं हो रही उसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बात है तो संघ पहले से कह रहा है ना।
तब कोई मान नहीं रहा था, मोदी को लग रहा था कि मेरा चेहरा ना जीते, भला कैसे, मैं तो देवताओं हाँ का नहीं, देवता। इसलिए मोदी ने क्या किया कि विधानसभा चुनाव में अदबदा के सब अपने ही चेहरे पे चुनाव लड़ा हाँ, और वो विधानसभा चुनाव जीत गए। हालांकि चेहरा बड़ा, वो लोग ऊब गए उस चेहरे। इस चक्कर में अति आत्मविश्वास पैदा हुआ, हम्म। उसका नतीजा आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और अति का बनना बरस ना अति की भली ना धूप, अति सही का बात। बुना ना बोलना, अति की भली ना छू। तो वो जो है इतना ज्यादा चेहरा अति कर दिया था हर जगह, यूरिया के खाद के बोरे से लेकर पेट्रोल पंप तक, वैक्सीन से लेकर बाकी। हटाया तो केवल एक ही जगह हटा, वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटा, वैक्सीन वो के भी सर्टिफिकेट। कोविड। अरे सही मैं बात। गया था वहाँ पे, फूलपुर के गांव में गया अभय जी, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं वहाँ गांव के लोगों से बात करने लगा तो नौजवान बात करने लगे कि इतने कलेजे वाले ने तो वैक्सीन से फोटो को हटवा दिया अपने वैक्सीन। यानी गांव गांव में भी वो कोविडशील्ड की चर्चा थी। तो मेरे लिए बड़ा हैरानी हो रहा था कि यार ये वैक्सीन का मुद्दा भी यहाँ तक आ गया। देखिए, गांव वालों को अब शहरों से, संचार क्रांति के बाद में गांव को शहरों से कमतर नहीं मानना चाहिए। संविधान वाला मसला जितना गूंज हाँ, गया है, जितना अंदर तक पहुंच गया है, भाई मैं दावा करता हूं कि भाई हम सब राजनीतिक समीक्षक हैं, हम कोशिश करते हैं एनालिसिस, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बात कह देंगे, वो बात कह देंगे। हमको तो नहीं पता था कि ये इतना अंदर तक जाएगा। सही बात है। संविधान वाला मुद्दा बहुत ज्यादा हिट हो गया और था, जब बहुत मोदी जी ज्यादा। ने 400 पार का नारा दिया था तो हमें ये नहीं पता था कि लोग 400 पार के नारे को इस दृष्टि से देखेंगे कि भाई 400 सीटें क्यों चाहिए इन्हें। क्यों चाहिए, हाँ 300 सही बात सीटों है। में आपका काम चल रहा था। हाँ, उल्टा हो गया नारा। कितना कितना दिलचस्प लोगों को, भाई 300 सीटों में आपने सब कुछ किया, आपने धारा 370 हटा दी, आपने 3 तलाक कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ तो कर रहे थे आप 3 सीटों में। अब आपको 400 क्यों चाहिए? बिल्कुल कुछ सही ना कुछ बात आप ऐसा करना चाहते हैं 300 में आप नहीं कर सकते थे, तो वो क्या है? है। उल्टा पड़ गया ये मामला। तो संविधान बदलने की बात आ गई उसमें। सही बात है। राजनीति में कब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा तीर कहाँ किस दिशा में मुड़ के लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातें हमको समझाई, आपका आभार, शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी, और विस्तार से बता रहे थे कि देश में चुनाव के बाद क्या सीन होने वाला है। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।